बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में पहली बार जेड लर्निंग फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंड्रॉयड एथिकल हैकिंग कोर्स लॉन्च कर रहा है। बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाएगा और इसकी क्लासेस की डेट आपको बताई जाएगी। ये इसकी डेमो क्लास है। डेमो क्लास इसकी स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मालूम है, जैसे टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ती जा रही है, दुनिया में इसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस तरह एथिकल हैकर्स की तादाद, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब हम इसको एंड्रॉयड में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये एथिकल हैकिंग आपकी जो फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें करवाया जाएगा। जी हाँ, एथिकल हैकिंग आपके फ़ोन में करवाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बास लोगों के पास लैपटॉप पीसी नहीं होता और ना वो अफोर्ड कर सकते। इस वजह से वो लोग गिव अप कर जाते, हार मान जाते का उनको इंटरेस्ट होता है इस फील्ड में आने का, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की फील्ड में आने का, लेकिन वो लोग गिव अप कर जाते हैं। अब ये कोर्स बेसिकली आपके पास जो फ़ोन है उसमें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल मौजूद है जो हमें पता नहीं होता। बेसिकली ये कोर्स हम लॉन्च करने लगे। एंड्रॉयड के बेस में आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी आप मोबाइल में कर सकेंगे। आप किस तरह कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस हम आपको गाइड करेंगे। मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि मेरी इस वक्त 18 ईयर एज है, मैं 18 ईयर ओल्ड। मैंने सिस्को से CCNA से मैंने सर्टिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन में कंप्लीट की है। और मैंने CEH जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग जो ग्लोबली मैंने उधर से मैंने सर्टिफिकेशन हासिल की है। उसमें मेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेकंड पोजीशन थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अलावा मैंने OSCS जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंसेस जो कि जो कि माइक्रोसॉफ्ट और जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है दुनिया की, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, एप्पल, उनकी जो OSCS जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कंपनी, उधर से मैंने साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन हासिल की है। और इसके अलावा मैंने PNPT का एग्ज़ाम दिया है। और मेरी एटलीस्ट 2 ईयर मेरी एथिकल हैकिंग में एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैं बग बाउंटी हंटर हूँ। मैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए काम कर चुका हूँ, HackerOne, बगक्राउड। इसके अलावा मैं US बेस्ड कंपनी के साथ भी काम कर चुका हूँ। एटलीस्ट मेरी बग बाउंटी हंटिंग में एज एन एथिकल हैकर मैंने कैरियर अपना स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह मैं आपको फुल मैं आपको इंशाल्लाह 0 to एडवांस लेकर जाऊंगा इस फील्ड में। कोर्स स्टार्ट करते। बेसिकली एथिकल हैकिंग होती क्या है? व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग? व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग? जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी तेज़ी से दुनिया में बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी तेज़ी से दुनिया में बढ़ती जा रही है। तेज़ी से बढ़ती जा रही है क्योंकि, और उस तरह ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और जो स्पेशलिस्ट होते हैं और एथिकल हैकर जो होते हैं, उनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आइंदा सालों में इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अब इन डिमांड है जैसे कि दुनिया भर में 2 आर्मी होती है। पाकिस्तान में मतलब 2 आर्मीज होती है। एक वो आर्मी होती है जो सरहद पे हमारी हिफाजत करती है। एक वो आर्मी होती है, एक IT एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि हमारी टेक्नोलॉजी की सरहद की हिफाजत कर। जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और उस तरह जो हमारे जैसे बॉर्डर्स पे हमारी फ़ौज हिफाजत करती है, उस तरह जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में होती है ना, वो एथिकल हैकर्स होते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी की सरहद की हिफाजत करती है। बेसिकली ये 2 आर्मीज़ होती है। हमें पता नहीं होता का कोई और आर्मी भी है जो हमारी हिफाजत कर रही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारे जितने भी सिस्टम है, बैंक अकाउंट से, हमारे मोबाइल फ़ोन है, हमारी IP से, हमारी जितने भी टेक्नोलॉजी पे मबनी चीज़ें हैं ना, वो उसमें बैंक अकाउंट से आ जाते हैं, PDCL आ जाता है और इंटरनेट आ जाता है और उसमें और मज़ीद चीज़ें आ जाती है। अब चलते का एथिकल हैकिंग होता क्या है बेसिकली।
सो अब आ जाते एथिकल हैकर जो है आल्सो नो एज वाइट हैट हैकर. Ethical hacker are security experts that perform deep security assessment. The proactive work they do helps to improve an organization's security posture. With prior approval from our organization or owner of the ITSS, the mission of ethical hacker is offset from the malicious hacking. सो बेसिकली एथिकल हैकर होता है वो वाइट हैट हैकर भी कहलाया जाता है. वो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है, परफॉर्म करता है सिक्योरिटी असिस्टमेंट को और प्रोएक्टिव करता है और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी पोस्टर को इम्प्रूव करने के लिए, और ये पैरल अप्रूवल करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो ये जो ऑनर होता है, जो आईटी एक्सपर्ट होता है ना, उनकी सिक्योर करता है उनकी प्रो एक्स्ट्रा को. सो इनका मिशन होता है कि ये जो ऑफसाइट होते हैं, जो पोजीशन, जो मैलिशियस अटैकर्स होते हैं ना, उनसे सिक्योर करता है. सो बेसिकली ये काम करता है. सो बेसिकली एथिकल हैकिंग जैसे साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी इंडस्ट्री है. साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें से एक फील्ड आ जाती है, उसमें एक फील्ड आ जाती है एथिकल हैकिंग की. जब एथिकल हैकिंग आ जाती है तो उसमें मुख्तलिफ फील्ड आ जाती है साइबर सिक्योरिटी में. सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती है, लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर सिक्योरिटी, मैलिशियस एसक्यूएल, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी. सो इसके अलावा इसमें एथिकल हैकिंग आ जाती है, एक बड़ी इंडस्ट्री है. उसमें एथिकल हैकर बेसिकली हमारे मतलब जो टेक्नोलॉजी की सरहद है वो उनकी हिफाजत करते हैं, बेसिकली एज इन वाइट हैट हैकर. और ये वनएबिलिटीज़ फाइंड करते हैं. वनएबिलिटीज़ का मतलब है वायरस, खामियां उनमें फाइंड करके उनको फिक्स करते हैं. सो इसका अगला टॉपिक है वाई एथिकल हैकिंग इज़ इम्पोर्टेंट. तो जैसे मैंने कहा, when the ethical hacker find the vulnerabilities, he will inform the issue and advise how to fix the problem. The company employ an ethical hacker to protect and secure their data. The ethical hacker tests do not always mean a system is attacked by malicious attacker. Sometimes it means the attacker is preparing and protecting their data. Precaution. Some of the advanced attacks caused by hackers include privacy, vandalism, credit card thief, thief of service, identify thief, manipulation of data, denial of service attack. These type of cyber attack hacking costs are increased because of the huge use of online service and online transaction in the last decade. So basically जो ethical hackers होते हैं वो किसी कंपनी, किसी इदारे या किसी भी जगह, बैंक अकाउंट्स हो गए, किसी इंस्टीट्यूशन पर जब साइबर अटैक होता है ना, तो ये बेसिकली उनकी हिफाजत करते हैं. और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में वनएबिलिटी फाइंड हो जाती है, खामियां फाइंड हो जाती है ना. जैसे बेसिकली पाकिस्तान में साइबर अटैक्स हो रहे 2020-2019 के बाद ना, साइबर अटैक्स में शदीद इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं ना, जिनमें इसराइल शामिल है, इसके अलावा इंडिया शामिल है, तो और भी इसमें ममालिक शामिल है, वो मिल के साइबर अटैक करते हैं. क्योंकि आपको पता भी होगा, मुख्तलिफ मतलब साइबर अटैक जो होती है ना, वो एक लेयर्स की शक्ल में आती है. रेड लेयर जब इंशाल्लाह आप आगे इस फील्ड में आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे, आगे जाएंगे, आप किसी इदारे के लिए काम करेंगे, अपने इदारों के लिए, या आप किसी एब्रॉड जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये लेयर्स होते क्या है. ये हम कैसे मतलब लेयर्स आते हैं, ये रेड कलर के लेयर्स होते हैं, ये इस टाइप के आते हैं. और जब हमें अटैक का पता चलता है कि रेड लेयर्स होते हैं, रेड कलर के. सो बेसिकली जो कि अटैकर्स होते हैं ना, वो इस तरह, जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अटैक्स हो चुके हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसमें मुख्तलिफ अटैक्स हो चुके हैं. इसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उधर भी अटैक हो चुका है जो पिछले साल हुआ था. अगर आप इसमें रिसर्च करेंगे इसके थ्रू, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके ऊपर नवंबर के महीने में अटैक हुआ था. उसके बाद इसी रमज़ान में ये जो इस साल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इस पर भी स्पाईवेयर अटैक हुआ था. अच्छा, इसमें अटैक कौन सा इस्तेमाल होता है? ये जो अटैक होता है इसमें मुख्तलिफ अटैक हो जाते हैं. जहाँ तक मेरी रिसर्च के मुताबिक इस पर जो अटैक हुआ था ना, वो हुआ था DDoS, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक. ये एक डिराइव डेनियल सर्विस अटैक होता है. तो ये बहुत ख़तरनाक अटैक होता है.
आगे मैं आपको इसमें टॉपिक भी मैं इस क्लास में तो मैं उसके रिलेटिव भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इसमें मुख्तलिफ अटैक्स आ जाते हैं। और इसके अलावा पिछले साल 2021 में एक और अटैक हुआ था जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सो अच्छा, सो जैसे मैंने कहा जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी एक साइबर अटैक हुआ था, जो साइबर अटैक स्पाईवेयर की शक्ल में हुआ था। इस अटैक का बेसिकली नाम था स्पाईवेयर। जैसे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, डॉन एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का। सो इसमें बताएगा पीएम इमरान खान नंबर अमोंग दोज टारगेट फॉर सर्वेलियंस बाय इंडियन यूजिंग इसराइल स्पाईवेयर रिपोर्ट। स्पाईवेयर बेसिकली जो स्पाईवेयर होता है ना, एक साइबर अटैक का नाम होता है। जैसे बहुत से ममालिक के पास एक न्यूक्लियर पावर होती है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है और ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास एटॉमिक पावर है और बेशुमार पावर है। तो उसके अलावा जो स्पाईवेयर होती है ना, जो साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ये भी एक न्यूक्लियर पावर के बराबर एक हथियार होता है, एक वेपन होता है जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में यूज़ होता है। तो ये स्पाईवेयर बेसिकली होता है। और ये जो खुफिया जो हमारे जो दुश्मन थे, जो बेसिकली इनको हम विलेंस कहेंगे, इस्लाम और हमारे जो विलेंस थे, तो बेसिकली इन लोगों ने मिल के ये स्पाईवेयर किया था। सो इसमें और भी बताया कि जो इंडिया है, इंडिया वाज अमोंग अ नंबर ऑफ countries using an Israeli company spyware and attempt and successful hacks of smartphone belonging to journalists, government official and human rights activities around the world. So at least one number once used by Prime Minister Imran Khan was on the India list according to the investigation by 17 media organization published on Sunday. सो बेसिकली जो इनके साथ फेडरल मिनिस्टर्स थे ना उस टाइम के ये जो हुआ था, बेसिकली ये अटैक मेरे अंदाजे के मुताबिक जुलाई में हुआ था 2021 में हुआ था। मैंने अभी आर्टिकल्स देखा था तो इस दौरान हुआ था। तो बेसिकली स्पाईवेयर इस पे इस्तेमाल हुआ था। तो इसके अलावा फिर उनके बाद जो जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स थे, जो उस टाइम के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, आईटी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फवाद चौधरी। सो फवाद चौधरी ने उस टाइम ट्वीट किया था, जैसे कहा जुलाई 2021 में। सो द नंबर इंक्लूडिंग दोज ऑफ मोर देन 14 इंडियन जर्नलिस्ट फ्रॉम मेजर पब्लिकेशन सच एन हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज टू फाउंडिंग एडिटर ऑफ द वायर इट सेट। सो इन्होंने ट्वीट किया था उस दिन, एक्सट्रीमली कंसर्न ऑन न्यूज़ रिपोर्ट एमर्जिंग फ्रॉम गार्डियंस न्यूज़ द इंडिया गवर्नमेंट यूज इसराइल सॉफ्टवेयर टू स्पाई ऑन जर्नलिस्ट पॉलिटिकल। सो जो कि ये स्पाईवेयर था ना, जो कि उस तरफ भी हुआ था और पाकिस्तान की तरफ भी इसके लेयर्स आए थे। जैसे मैंने कहा रेड कलर के लेयर्स होते जो सब साइबर अटैक तो वो आए थे। तो उसके अलावा जो कि ये एक और फेडरल मिनिस्टर थी उस टाइम, जब पिछले साल की हमारे मुल्क की जो ह्यूमन राइट मिनिस्टर थी मैं भी। सो इन्होंने भी उस हवाले से ट्वीट्स किया था। सो इसके अलावा मैंने आपको कहा कि इसका इम्पोर्टेंस इसके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में, मतलब हमारे मुल्क को एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर की ज़रूरत है। सो ये हमारा मकसद है, हमारी डेस्टिनेशन है कि हम अपने मुल्क के लिए, आलम इस्लाम के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनको एक अजीम जगह, अजीम मंजिल की तरफ ले जाने में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सो मैं बताऊंगा इसका स्कोप क्या है। एथिकल हैकिंग, जैसे मैंने कहा कि वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है तो वक्त के साथ आप इसकी जो एथिकल हैकर्स है इसको मुख्तलिफ़ कंपनीज हायर कर रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इनको हायर कर रही है, क्योंकि अगर इन पे साइबर अटैक हुए तो इनको लाखों करोड़ बल्कि अरबों का जो जितने भी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज, इनको नुकसान हो सकता है। सो बेसिकली इसकी डिमांड वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। सो एथिकल हैकिंग जनरली यूज पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू डिटेक्ट vulnerabilities, risk and identify the loopholes in a security system and to take corrective measure against those attacks. So ethical hacker जो होता है the key of component of risk evaluation, auditing and counter frauds. The scope for the ethical hackers is high and it is one of the rapidly growing career at present, as many malicious attackers cause a threat to the business and its network industry
industry like information technology, banking sector hire several ethical hackers to protect their data and infrastructure. Also, in the upcoming days, the demanding for this profile is going to be high compared to other profiles due to an increased threat of vulnerabilities. So मैंने जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी की ग्रो होती जा रही है, उस तरह इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और जैसे इनके मुख्तलिफ जिन इंस्टीट्यूशन है उनमें इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है. सो सो ये था एथिकल हैकिंग का स्कोप और इनके इम्पोर्टेंस और ये एथिकल हैकर क्या होता है. सो इसके अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. राइट. सो गाइस, इसका जो अगला टॉपिक है ना वो है जी, हाउ टू इंस्टॉल हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन एंड्रॉयड. सो हम कैसे जैसे आपने सुना होगा का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मतलब होता है वो है विंडो. जैसे विंडो 8 है, विंडो 10 है, उस तरह ये भी थर्मक्स एक एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो ये कितने मतलब इसको जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं. अच्छा, तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल आ जाती है कि ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे लैपटॉप पीसी में यूज़ होता है. आपने लिनक्स का नाम सुना होगा. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और वो किस तरह यूज़ होता है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे. ये जो लिनक्स होता है, लिनक्स मैकबुक और ये जो लैपटॉप पीसी जो यूज़ होता है ना, वो उधर होता है जो हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यूज़ करते हैं. और जितने भी प्रोग्रामर्स है, वेब डेवलपर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, और मतलब ये जितने लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्सपर्ट है, अब बहुत कम तरीन लोग की जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वेबसाइट डेवलपर और ये जो एप्लीकेशन डेवलपर, वो बहुत कम तरीन लोग यूज़ करते हैं. और लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये कितनी सिक्योर है. और ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ना, वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं लिनक्स. सो बेसिकली हम ये लिनक्स एंड्रॉयड पे कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली हम जो आपको बताने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उसका नाम थर्मक्स है. सो अभी अभी जो हम करवाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इस तरह इंटरफेस होगा जब हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये करवाएंगे. तो और जो लिनक्स का इस तरह का इंटरफेस होगा. सो मैं चाहता हूँ जो हम करवाएंगे वो है थर्मक्स. सो व्हाट इज़ थर्मक्स, हाउ टू इंस्टॉल, और इसके जो इंस्टॉलेशन बेसिक कमांड से थर्मक्स टूल. आपको अगर आपको इस फील्ड के साथ इंटरेस्ट है तो थर्मक्स का नाम आपने सुना होगा. थर्मक्स एक एंड्रॉयड टर्मिनल है, एमुलेटर एंड लिनक्स एनवायरनमेंट ऐप दैट वर्क डायरेक्टली विद नो रूटिंग सेटअप रिक्वायर अ मिनिमल base system is installed automatically. Additional packages are available using the apt package manager. सो बेसिकली ये एक एंड्रॉयड टर्मिनल है, एमुलेटर जो लिनक्स एनवायरनमेंट की शक्ल में यूज़ होता है एंड्रॉयड पे. सो बेसिकली थर्मक्स होता क्या है. सो थर्मक्स जो होता है वो एक एंड्रॉयड टर्मिनल है, जैसे मैंने आपको कहा. सो जो थर्मक्स है एक एप्लीकेशन है जो एक्सेस डेटा है कमांड लाइन इंटरफेस का इन अ ग्राफिकल सराउंडिंग. दिस टर्मिनल emulator work directly with root and without root. So there are few basic commands for Thermux emulator application. If you are already aware and use any Linux system and you know basic Linux system OS operating system commands, you can very easily learn these Thermux commands. जो अगर आपको थोड़ा सा भी अवेयरेंस हो आपको Linux और इनके बारे में, तो आपको ज़रूर पता होगा कमांड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि किस तरह यूज़ होता है. सो ये आप वेरी इजीली थर्मल कमांड से यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली ये कोर्स बेसिकली पहली बार आए पाकिस्तान में, एंड्रॉयड एथिकल हैकिंग, हाउ यू कैन स्टार्ट एथिकल हैकिंग इन एंड्रॉयड. सो बेसिकली ओके. सो देखिए जैसे लिनक्स होता है. सो बेसिकली ये कोर्स पहली बार पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया, मतलब पहली बार पाकिस्तान में आया. सो ये कोर्स जो है इसमें आपको मतलब ये भी बताया जाएगा आप कैसे कर सकते एथिकल हैकिंग. और दूसरे ये बेसिकली एक आसान लैंग्वेज इसके मबनी है. आपको पूरा एक प्रोग्रामिंग बताया जाएगा आप कैसे प्रोग्रामिंग इसमें थर्मक्स पे कर सकते. सो ये बेसिकली आप ये नॉर्मली अगर आपको इंटरेस्ट है ना, बेसिकली एथिकल हैकिंग फील्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा लॉजिकल और क्रिएटर लोगों के लिए फील्ड है. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप इसमें थोड़े से भी इंटरेस्ट लेते
सो आपको और भी ज़्यादा फीलिंग्स आएगी इसको मतलब समझने के लिए। वैसे और दूसरे ये का इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आने लगा। सो मैं अब चलता हूँ वो तो दूसरी जगह पे आपको मैंने बता दिया कैसे काम करता है, एक टर्मिनल है एंड्रॉयड। सो अब मैं आगे जाता हूँ इसके जो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन एंड सी प्रोग्रामिंग कमांड्स एक्स टूल। जो सी प्रोग्रामिंग का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सी सी प्लस प्लस और पाइथन जो है बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और इसका जो स्कोप है बल्कि वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। सो ये बेसिकली मशीन लर्निंग में भी यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। सो सी प्रोग्रामिंग जो कमांड्स है वो हम कैसे करते हैं, सो बढ़ते हम। So basically जो programming language है, it supports various programming language like Golang, Lua, PHP, C, C++, Python. So you can type and compile all this language on your phone. It is really helpful while working with all types of tools and in terms. So basically ये एक various है, support करता है programming language को जो हम यूज़ करेंगे इसमें हम बेसिक्स कमांड्स और जो इंटरनल और इम्पोर्टेंट कमांड्स होंगे वो हम आपको बताएंगे कि आपको पूरी एथिकल हैकिंग की प्रोग्रामिंग समझ आ जाए। सो बेसिकली इसमें हम गोलिंग, लूआ, पीएचपी, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, सो ये हम इसमें कंपाइल करेंगे। इसमें आपको टूल्स बताएंगे हाउ यू कैन यूज़ इट। सो अब इसकी जो अच्छी खूबी है, इसकी अच्छी बात, ये बेस्ट थिंग ये है इसका कि ये पाइथन को भी सपोर्ट करता है। द बेस्ट थिंग अबाउट थर्मक्स इज दैट इट सपोर्ट Python. There is a huge amount of libraries available on the internet for Python which allow you to do any task by just running a single script of Python. Python projects are available on GitHub. Just copy then you can do some serious stuff with Thermux. So basically Python को भी ये support करता है जो one of the most demanding language है। सो अब ये गिटहब क्या होता है, गिटहब का भी इस कोर्स में बताया जाएगा। वो इस टाइप का ही होता है और इससे मुंसलिक करता है। सो अब मैं बढ़ता हूँ अगले टॉपिक की तरफ जो ये है फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। सो व्हाट इज़ फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। सो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। जैसे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये देखिए ये है थर्मक्स का इंटरफेस। ये प्रोजेक्ट मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया था। इस टाइप का इंटरफेस होगा, ये आप देख सकते हैं। ये मेटास्प्लॉइट एक एक वेरिएंट का नाम है, ये भी ये टॉपिक का नाम है, ये भी हम आपको बताएंगे इसी कोर्स में इंशाल्लाह। ये आगे डेमो क्लास में इसके आगे टॉपिक भी में वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा काली लिनक्स भी इसमें वर्जन मौजूद है, ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेटास्प्लॉइट है और ये प्रोजेक्ट मैंने रिसेंटली किया। कुछ इस तरह इंटरफेस होगा थर्मक्स का। आप ये सोच रहे होगे कि ये थर्मक्स जो है ये पूरे मोबाइल को चेंज करेगा, नहीं। ये सिर्फ देखिए ये चंद सॉफ्टवेयर है। थर्मक्स भी में एक सॉफ्टवेयर है और ये एक एप्लीकेशन की शक्ल में होगा। ये एप्लीकेशन की शक्ल में होगा आपके फ़ोन पे। ये जैसे आमतौर पे एप्लीकेशन और आप यूज़ करते हैं, उस टाइप का ये भी एप्लीकेशन होगा। और इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए जो टर्मिनल इम्यूलेटर हो गए इस टाइप का, और मतलब 2-3 हो गए, वो भी हम यूज़ करेंगे। ज़्यादातर जो हम वर्क करेंगे ना वो हम थर्मक्स पर करेंगे। ओके, जो मैं अगले टॉपिक की तरफ जाता हूँ वो है फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। फूड प्रिंटिंग बेसिकली क्या होता है, एंड रिकॉनेसेंस। व्हाट इज़ फूड प्रिंटिंग, फूड प्रिंटिंग क्या होता है। इस टाइप का कुछ फूड प्रिंटिंग होता है। और फूड प्रिंटिंग जो होता है वो इस टाइप के। इसमें जो हम करवाएंगे कि व्हाट इज़ फूड प्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ फूड प्रिंटिंग, पैसिव फूड प्रिंटिंग टेक्निक्स, एक्टिव फूड प्रिंटिंग टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम फूड प्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन। ये टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। What is food printing? Food printing is the first step of any hacking attack on a system in which an attacker or hacker collect information about a target network to identify various ways to intrude into the system. There is no fax methodology for food printing. This can be done in a number of ways. However, the activity is important as you need to collect all the crucial information about the target before going into the hacking phase. For this reason, food printing needs to be done in an organized manner. The information collected in this step help in uncovering vulnerabilities existing in the target network and in identifying different methods of exploiting these vulnerabilities. फूड प्रिंटिंग जो है वो हैकिंग अटैक का पहला स्टेप है जो सिस्टम पे करता है। ये जो अटैकर्स होते हैं ना वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और नेटवर्क को टारगेट करते हैं, और जो वेरियस होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करते हैं इनटू द सिस्टम।
तो इनकी कोई मेथोलॉजी नहीं है फूड प्रिंटिंग के लिए, और ये नंबर्स बेस में होती है। जो फूड प्रिंटिंग है ना, वो मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँ किस टाइप की होती है। सो फूड प्रिंटिंग जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। फूड प्रिंटिंग फॉर एग्जांपल, जैसे इसका ये मतलब हुआ, जो फूड प्रिंटिंग है वो किसी एक चीज़ को ढूंढ के, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल उनको आईपी एड्रेस का पता चल जाता है। आईपी एड्रेस का, अगर उनको आईपी एड्रेस का पता चल जाता है ना, तो वो लोग उससे भी, वो जो पर्सन है ना, उस तक पहुँच सकते हैं। उसके फ़ोन नंबर से भी उस तक पहुँच सकते हैं। डोमेन नेम का मतलब यह है कि किसी पर्सन का नाम। तो ये वो चीज़ है ना जो फूड प्रिंटिंग में हम उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ये लीगल एक्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फिंगरप्रिंट के ज़रिए एक बंदे को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये भी इसमें शामिल है। और किसी ईमेल एड्रेस से इंशाल्लाह जब आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए काम करेंगे, आप मतलब पाकिस्तान के गवर्नमेंट जितने इदारे, आप उधर चले जाए किसी कंपनी के लिए काम करेंगे ना, तो ये आपको ज़रूरी है। ये फूड प्रिंटिंग किसे कहते हैं? तो फूड प्रिंटिंग की होती है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ कोई एक चीज़ लग जाए, किसी पर्सन के आपके हाथ में फ़ोन नंबर लग जाए, डोमेन नेम लग जाए, आपके हाथ में कोई लीगल डॉक्यूमेंट लग जाए उसके रिलेटिव, वो पर्सन के रिलेटिव हो, और उसकी आईपी एड्रेस लग जाए, उसकी जो पॉलिसीज मेकर वो लग जाए, उसकी ईमेल लग जाए, तो उसके ज़रिए आप उसको ट्रेस करते हैं। ये भी इस कोर्स में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसके टाइप्स आ जाते हैं फूड प्रिंटिंग के। इसमें पैसिव फूड प्रिंटिंग होता है जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है और टारगेट करता है विदाउट इंटरेक्शन। मतलब वो किसी पर्सन से, किसी सिस्टम से ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, गैदरिंग करता है, और वो किसी इंटरफेरेंस या किसी इंटरेक्शन के डायरेक्ट टारगेट करता है। और जो एक्टिव फूड प्रिंटिंग होता है वो भी इस टाइप के होते हैं, वो भी गैदरिंग इंफॉर्मेशन करता है, द टारगेट विद डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो ये कुछ वेरियस थे फूड प्रिंटिंग के रिलेटिव। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस क्या होता है और फूड प्रिंटिंग में क्या काम करता है? तो मैं आ जाता हूँ रिकॉनेसेंस की तरफ। रिकॉनेसेंस में भी दो टाइप्स आ जाते हैं। जो एक्टिव रिकॉनेसेंस होता है, इन दिस प्रोसेस you will directly interact with the computer system to gain information. This information can be relevant and accurate, but there is a risk of getting detected. If you are planning active reconnaissance without permission, if you are detective, then system admin can take a severe against you and trail your subsequent activities. फॉर एग्जाम्पल इसके मतलब हुआ कि आप किसी प्रोसेस को आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, रिवेलेंट करता है और एक्यूरेट करता है। इसमें रिस्क होता है। ये मतलब डिटेक्ट करता है कि कितना रिस्क है। इफ़ यू आर प्लानिंग एक्टिव रिकॉनेसेंस, अगर आप प्लानिंग करते हैं ना किसी सिस्टम को टारगेट करने के लिए, जो एक्टिव रिकॉनेसेंस के थ्रू, आप किसी परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं होती है, फॉर एग्जांपल तो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको वैसे करते हैं, आप मतलब किसी ये जो एक्टिव रिकॉनेसेंस होती है, ये बात आपने जहन नशीन करनी है कि जो एक्टिव रिकॉनेसेंस होता है ना फूड प्रिंटिंग रिकॉनेसेंस में, जो एक्टिव रिकॉनेसेंस होता है, फॉर एग्जांपल ये आप किसी मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी आप इदारे में हैं, तो ये तब आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, आप वेबसाइट की जो सर्वर होते हैं, एप्लीकेशन के सर्वर में आप, उसमें आप फूड प्रिंटिंग करते हैं, तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कोई और रिजल्टमेंट अनऑथराइज के लिए आप यूज़ करते हैं, ये जो एडमिन होते हैं सिस्टम का, वो आपके अगेंस्ट आ जाता है। आपकी जब अगेंस्ट आ जाता है तो आपको ट्रेल करता है आपकी एक्टिविटीज़ को। तो ये है। इसके अलावा जो है, इसका जो पैसिव रिकॉनेसेंस है, ये कहता है कि इन दिस प्रोसेस you will be not be directly connect to a computer system. This process is used to gather essential information without ever interacting with the target system. ये प्रोसेस होता है पैसिव रिकॉनेसेंस का, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को, और ये प्रोसेस करता है गैदर, जो एसेंशियल है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, और विदाउट इंटरेक्टिंग, जैसे मैंने पहले कहा, वो किसी इंटरेक्टिंग के डायरेक्ट सर्वर को घेरते हैं और टारगेट करते हैं सिस्टम को। ये था फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वो है
अच्छा, इसका अगला टॉपिक जो है वो है सिस्टम हैकिंग विद द सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो सिस्टम हैकिंग क्या होता है और ये कैसे पेनिट्रेट करता है। मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो एक्टिव और पैसिव रिकॉनेसेंस होते हैं वो डायग्राम इस टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल ये रिकॉनेसेंस आपको मिल जाता है, उसके बाद आप किसी वायरस को स्कैन करते हैं, किसी वल्नरेबिलिटी को, तो उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाता है, तो आप किसी एक्सेस को मेंटेन भी करते हैं। उसके बाद आपकी क्लियरिंग जो ट्रैक रिपोर्ट होते हैं ना, उसकी क्लियरेंस करके आप उनको रोट करते हैं, तो ये इस टाइप का होता है। तो बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ, सिस्टम पेनिट्रेशन की तरफ। इसमें है जो प्लान सिस्टम पेनिट्रेशन इस टाइप का होती है, उसका डायग्राम है। जो सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है वो करता है ऑथराइज पेनिट्रेशन टेस्ट इज एन ऑथराइज सिम्युलेट अटैक परफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम टू evaluate its security. Penetration tester use the same tools, techniques and process as attacker to find and demonstrate the business impact of weakness in a system. For example, जो penetration tester होता है वो किसी प्लानिंग करते हैं, मतलब किसी सिस्टम, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस का सिस्टम हो गया, किसी इदारे का हो गया, तो उसमें प्लान उसमें उसमें बग्स निकालते हैं, उसको प्लानिंग करता है, रिकॉनेसेंस को, फिर उस जो वायरस है उसे स्कैन करता है, फिर उसको एक्सेस करता है, तो उसके बाद उसको मेंटेन करके उसको फिक्स कर लेता है। फिर इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ये इसके नुकसान होने से बच जाती है। तो ये बेसिकली जो पेनिट्रेशन टेस्टर है ना, ये काम करता है सिस्टम में। तो अगला टॉपिक है इसका, अच्छा इसका जो अगला टॉपिक था वो था ये स्कैनिंग नेटवर्क इन्यूमरेशन। तो बेसिकली किसे हम कहते हैं, सो स्कैनिंग जो होता है वो स्कैनिंग नेटवर्क जो होता है इन्यूमरेशन एंड द फेस वेयर द अटैकर बिगेन टू टच द सिस्टम. Attackers will scan network to discover live host and open port. They will then enumerate the live host and discover service, machine names and other network resource. फॉर एग्जांपल जो नेटवर्क स्कैनर होता है वो इन्यूमरेट करता है, जो अटैकर्स होते हैं वो बिगेन करते हैं किसी सिस्टम को टच करते हुए। तो जो अटैकर होता है वो किसी नेटवर्क को स्कैन करता है, वो जो लाइव होस्ट होता है और ओपन पोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल इसकी ये है कि वो किसी लाइव होस्ट का मतलब ये है कि वो किसी होस्ट को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज़ करते हो, वो आपका भी होस्ट है, तो वो उसको वो करता है कि उसको मतलब स्कैन करके उसके नेटवर्क को, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फॉर एग्जांपल सिम हो गया, उसकी डॉक्यूमेंट्स हो गई, तो उनको स्कैन करते हैं, उसके बाद डिस्कवर करता है। और ओपन पोर्ट का ये मतलब है का पोर्ट नंबर, बेसिकली पोर्ट नंबर हम ये बेसिकली जैसे PDCL के पीछे बैक साइड पे आपने नंबर नोट किया होता है, एक वो नंबर होता है। और बस जो आपके जो ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, पियोनियर होता है का कार्ड होता है, मतलब इस टाइप के जो डेबिट कार्ड होते हैं, यूनियन पे कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो नंबर्स होते हैं, तो बेसिकली वो इम्पोर्ट नंबर कहलाया जाता है। इसके अलावा आपके जो मोबाइल फ़ोन की जो IP होगी वो भी इम्पोर्ट नंबर कहलाई जाती है। और दूसरा ये कि आपकी जो सिम के ऊपर नंबर्स होते हैं तो वो भी पोर्ट नंबर कहलाए जाते हैं। ये आप जो पोर्ट अटैकर्स होते हैं जो पोर्ट नंबर को ओपन करते हैं तो वो इन्यूमरेट करते हैं लाइव होस्ट के ज़रिए, तो वो किसी सर्विस को डिस्कवर करते हैं, वो मशीन नेम को फिर आपके पोर्ट नंबर को स्कैन करते हैं नेटवर्क को इन्यूमरेट के ज़रिए। तो ये है नेटवर्क स्कैनिंग इन्यूमरेशन। ये उसका डायग्राम है तो हाउ द स्कैनर वर्क। तो जो नेटवर्क पे कैसे स्कैन वर्क करता है, तो डिस्कवर एक्टिव होस्ट ऑन द नेटवर्क, ये इस टाइप का डिस्कवर करता है। उसके बाद जो यूज़र होता है वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के ज़रिए करता है, ARP एट द सबनेट लेवल से, वो जो लाइन एरिया नेटवर्क है ना, लेन, उसके ज़रिए इन्यूमरेट करता है। तो फिर बढ़ता है आगे, जो एक्टिव होस्ट होता है और इंटरेक्शन होस्ट के ज़रिए वो किसी सर्वर पे एक्सेस करता है। तो ये इस टाइप का उसका डायग्राम है। तो अगले 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 टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसका अगला टॉपिक है मेलवेयर थ्रेट्स। मेलवेयर थ्रेट्स क्या होता है? बेसिकली जो मेलवेयर थ्रेट होता है ना, वो एक साइबर अटैक होता है। ये एक साइबर अटैक के थ्रू काम करता है। ये बेसिकली बहुत ख़तरनाक अटैक होता है। मेलवेयर एक साइबर अटैक में होता है। ये जानना ज़रूरी है कि ये मेलवेयर थ्रेट आखिर होता क्या है और हम इसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है।
तो टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो जो malware threat basically होते हैं, what are malware threats? As a software designed to interfere with a computer normal functioning, malware is a blanket theme for virus, trojans, and other destructive computer programs. Threat actors used to infect system and network in order to gain access to sensitive information. So ये जो malware threat होता है ना, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन करते हैं और ये इंटरेक्ट करते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम में नॉर्मली करता है। ये डायरेक्ट अटैक करता है और नॉर्मली करता है। फिर मेलवेयर डार्क वेब का आप लोगों ने नाम सुना होगा। डार्क वेब बेसिकली जो है, अगर वो फॉर एग्जांपल उसके थ्रू भी मेलवेयर अटैक्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे और जो जितने भी सिस्टम होते हैं। तो ये बेसिकली जो मेलवेयर होता है वो हर टाइप्स का आ जाता है। वो वायरस की शक्ल में भी आ जाता है, वो ट्रोजन्स की भी शक्ल में आ जाता है, वो टम्स के शक्ल में आ जाता है। तो ये इस टाइप की शक्ल में ये आ जाता है। तो ये इंशाल्लाह ये भी इस कोर्स में शामिल है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रखते तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम कैसे इस साइबर अटैक्स से हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं अपनी कंपनीज को। हम जो कर रहे हैं तो हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जानना ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको मतलब खुदा न खास्ता कल को आपकी बिजनेस आपकी कंपनी को नुकसान ना हो सके। सो अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वो है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग हम किसे कहते हैं, टॉपिक की तरफ जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली जो होती है वो इंक्लूड एक्सटेंसिव रिसर्च इंफॉर्मेशन लीगल एंड इलिसिट अबाउट द इंटरप्राइज which is gather are used to exploit people. So जो सोशल इंजीनियरिंग होता है वो किसी एक्सटेंसिव रिसर्च के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और वो लीगल ऑक्यूपाइड के ज़रिए वो इंटरफेरेंस करता है किसी यूज़र के पीपल जो यूज़र होता है उसके मतलब सिस्टम पे। ये इस टाइप का होता है। सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सोशल इंजीनियरिंग रिजल्ट इन partial or complete circumvention of an enterprise's security system. The best fireware the best firewall is usually if the person behind it gives away either the access code or the information it is installed to protect. बेसिकली जो सोशल इंजीनियरिंग होता है वो किसी इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेशन में और पीपल रेटर देन टेक्नोलॉजी टू ब्रीच सिक्योरिटी। जो इस टाइप का डायग्राम है इसका, जो अटैकर होता है वो डायरेक्ट जो एग्जीक्यूट करता है बैंक ऑफिस में। उसके बाद जो बीच में उसका इंटरनेट होता है दीवार होता है उसके ज़रिए भी वो एक्सेस करता है। तो डायरेक्ट कोई यूज़र के अंदर जो सिस्टम होता है ना जो बाईपास होता है ये इसके थ्रू वो यूज़ होता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के टाइप्स में आ जाते हैं। तो इस टाइप का सोशल इंजीनियरिंग होता है, इसका फिगर भी है। जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो डेवलपमेंट करता है। उसके बाद किसी वो रिलेशनशिप जो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का उसमें डेवलपमेंट करता है। उसके बाद इसको एक्सप्लॉइटेशन करता है, वो भी रिलेशनशिप में होता है। तो उसके बाद जो 4 नंबर है वो है एग्जीक्यूशन द चीफ ऑब्जेक्ट। तो वो किसी एग्जैक्ट जो एग्जीक्यूट करता है ऑब्जेक्शन में। इसका जो अगला टॉपिक है वो है कॉपरेट। ये जो फिगर सी है इसके जो एजुकेशन लीड ये कैसे डिफेंस करता है। ये जो कॉपरेट पॉलिसी होती है और सिक्योरिटी पॉलिसी एम्प्लॉय रोल और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्डिंग। बेसिकली जो सोशल इंजीनियर जो अटैकर होता है वो लॉ के थ्रू जो कॉपरेट पॉलिसी होती है उनके थ्रू भी इशू बनाता है और सिक्योरिटी इशू भी बनाता है। जो पर्सनल सेफ्टी होती है और जो एम्प्लॉय का रूल होता है ना वो उसमें भी वो करते हैं। जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्डिंग होती है तो उधर भी होता है। Would the employer recognize that the event what it right or wrong? उन बास एम्प्लॉय जो होते हैं ना किसी सिस्टम में जो मतलब उधर काम करते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि ये क्या मतलब हम क्या रिकग्नाइज करते या नहीं। तो बस वो लोग अपने काम पे मसरूफ़ होते तो इसी में सारा मतलब वो मतलब उड़ जाते हैं उनके सिस्टम का डेटा। वुड द एम्प्लॉय चूज़ टू रिपोर्ट इट? एम्प्लॉय को रिपोर्ट करनी चाहिए। what would the employee know how to report it? उनको पता भी नहीं होता हम रिपोर्ट किस तरह करें। ये इस टाइप का होता है। आगे अब हम बढ़ते अटैक मतलब टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। जैसे मैंने जिक्र किया था का स्पाईवेयर का मेलवेयर का और इन सॉफ्टवेयर्स का मैंने जिक्र किया था। अब जो अगले साइबर अटैक है वो है फिशिंग स्नाइफिंग। फिशिंग अटैक व्हाट इज़ फिशिंग अटैक? फिशिंग अटैक हम किसे कहते हैं?
सो बेसिकली जो फिशिंग अटैक होता है वो इस टाइप का होता है। सो बेसिकली जो फिशिंग अटैकर्स होते हैं ना वो अटैकर सेंड करते हैं वो किसी ईमेल के ज़रिए वो टारगेट करते हैं। फिशिंग अटैक अब क्या होता है बेसिकली, कभी कभी आपने मतलब आपके पास मैसेजेस आते रहते होंगे, आपके पास इस टाइप के मैसेज आते हैं कि आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको 500 रुपये का बैलेंस मिलेगा, बाइक मिलेगी, पता नहीं क्या क्या मिलता है। सो वो बेसिकली वो फिशिंग अटैक होता है, वो कोई आम चीज़ नहीं होती, वो फिशिंग अटैक होता है, उससे आपका सारा डेटा उड़ जाता है। सो ये बेसिकली ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, आजकल के लोगों को ये मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल ये जो फिशिंग अटैक होते हैं बहुत मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुका है। अभी अभी मेरे 2 दोस्त हैं, उनके व्हाट्सअप हैक हो चुके थे ये फिशिंग अटैक के ज़रिए। तो वो लोग जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो उनका सारा जो व्हाट्सएप है ना, उनकी सारी डिटेल जो अटैकर होता है ना, जो विक्टिम तैयार करते हैं उसके पास चली जाती है। सो बेसिकली ये जो फिशिंग अटैक होता है ये इसलिए काम करता है। सो जो फिशिंग अटैक होते हैं कई टाइप के होते हैं, ये आपको हर जगह आ सकते हैं। सो ये किसी क्लिक करता है ये फिशिंग पे, तो मतलब फेक वेबसाइट पे विजिट करता है, मतलब वो फेक वेबसाइट बनाता है, तो हैकर आपकी जो इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हैकर जो है यूज़र विक्टिम क्रेडेंशियल टू एक्सेस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो ये इस टाइप का डायग्राम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में समझ आया होगा। तो ये हम बताएंगे कि आप इसको कैसे इससे आप सेव कर सकते हैं, आपको इससे आप कैसे इससे सेव हो सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो ये भी इस कोर्स में शामिल है। सो अगला टॉपिक आ जाता है ब्रूट फोर्स। सो ब्रूट फोर्स पे बेसिकली एक साइबर अटैक का नाम है। सो ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो आप ब्रूट फोर्स क्या होता है? सो व्हाट डू यूज ब्रूट फोर्स अटैकर एक्सपेंसिव इन अ ब्रूट फोर्स अटैकर साइबर क्रिमिनल यूज ट्रायल एंड एरर टू ट्राई एंड ब्रेक इनटू डिवाइस नेटवर्क और वेबसाइट। जो अटैकर होता है ना वो किसी हैकिंग टूल के ज़रिए किसी सर्वर पे घुसता है, यूटिलाइज करता है, वो मतलब अटैम्प्ट करता है मल्टीप्लाई लॉगिन्स, आपके सिस्टम के फेसबुक अकाउंट हो गया, आपकी जितनी भी चीज़ होगी वो मल्टीप्लाई लॉगिन्स करते हैं, तो वो सिस्टम रिटर्न होता है, तो वो इन्वेल्ट करते हो, फिर उसके बाद अगर वो फिक्स हो जाते हैं ना वो अटैम्प्ट करता है पहले, जो ब्रूट फोर्स अटैकर होता है, उसके बाद जब वो सक्सेस हो जाता है तो वो उसके बाद आगे बढ़ जाता है। सो बेसिकली आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जो पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं ना वो हर जगह ना किया करें, तो फिर ये मतलब इनको पता चल जाता है। तो मतलब ये मतलब बेसिकली ये मैं आपको फिर बताऊंगा इंशाल्लाह कोर्स में कि ये क्यों इस तरह करते हैं, मतलब ये इनको कैसे हमारा पता चलता है और इनको हमारे प्रोफाइल से क्या लेना देना है। तो बेसिकली मैं फिर आपको आइंदा कोर्स में बताऊंगा। सो ब्रूट फोर्स बेसिकली यही काम करता है। सो जो ब्रूट फोर्स होता है, वाई डू अटैकर यूज ब्रूट फोर्स अटैक? तो वो आपके डेटा को स्टील करता है और आपके जो एड्स होते हैं ना जो एरर दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है उनके ऊपर जो एड्स है उसको एक्सप्लॉय करते हैं और उसमें मेलवेयर अटैक करते हैं, जो स्प्रेड मेलवेयर होते हैं ना वो अटैक करते हैं। तो वो किसी हाइडन जो बैक एंड का पेज होता है तो उनको भी देखते, तो आपकी जो वेबसाइट होती है या आपको कोई फेसबुक पेज यूट्यूब होता है तो वो जो वेबसाइट की बैक एंड होती है तो उनको भी मेलवेयर से भर लेता है, तो इसी थ्रू वो मतलब सारा डेटा उनके कब्जे में हो जाता है। तो ये बेसिकली ये काम करता है। जो मेलवेयर होता है ना वो वायरस अटका रहता है, वो मतलब ठीक ही नहीं होता, चाहे जितना कोई कोशिश कर ले। एक दफ़ा अगर मेलवेयर वायरस चला गया ना किसी सिस्टम में तो वो ठीक ही नहीं होता, तो इसलिए यह बहुत ख़तरनाक वायरस होता है। तो बेसिकली जो मेलवेयर होता है वो अच्छे एक्सपर्ट फिक्स कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है DDoS, सो डैनियल सर्विस ऑफ अटैक। DDoS बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक अटैक है। वो एक बंदा भी कर सकता है, मतलब अकेला एक बंदा, फॉर एग्जांपल ये मिसाल ले लें, एग्जांपल ले लें, ये अकेला बंदा है तो ये बाकी सर्वर जितने भी सर्वर है, जितने भी सिस्टम है नेटवर्क है, उनको गुजर के वो इस सर्वर तक पहुंचता है। सो बेसिकली ये वन मैन आर्मी कहलाया जाता है। सो ये बेसिकली होता क्या है, तो एक्सप्लेन करते हैं। सो DDoS स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस अटैक।
The attack is distributed over a large network of compromised endpoints, computer or other device with an IP connection. This large network is called a botnet, which resembles an army under a commander taker, unlike a real army. So, however, the endpoint are compromised and used as part of botnet, unknown to their owners. So, जो बेसिकली ये जो डेनियल DDoS अटैकर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्ज नेटवर्क पे। जो लार्ज नेटवर्क होते हैं बहुत बड़े नेटवर्क, PTCL की एग्जांपल ले ले, जैसे मैंने जिक्र किया का DDoS जो अटैक हुआ था वो पाकिस्तान के जो जितने बैंक अकाउंट्स थे जो पिछले साल मैंने लेक्चर में जिक्र किया था। सो आप देख सकते हैं कि ये जो अटैक हुआ था ये अभी भी रमज़ान में हुआ था। सो ये मतलब जो नेशनल बैंक पे जो बेसिकली जो अटैक इस्तेमाल हुआ था ना वो ये वाला DDoS अटैक था। सो ये अब मैं समझाने का ये मतलब है कि लेयर्स के ज़रिए जितने नेटवर्क्स होते हैं ना उनको एक्सप्लॉइट करके डायरेक्ट मतलब अंडर सिस्टम में घुस जाते हैं। उसके बाद ये रिजॉल्व हो गया। इसके अलावा जो पिछले साल अटैक हुआ था वो जो पाकिस्तान की जो नेशनल बैंक है, इधर आप देख सकते हैं। तो जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सो इनके ऊपर यह अटैक हुआ था। सो जैसे कि इधर आगे का NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साइबर अटैक हुआ था। इंटरनेशनल इकोनॉमी could collapse. So the National Bank of Pakistan is claiming that the cyber attack on a bank that had been affecting service since it occurred last week had not compromised any customer financial data. So while it is difficult to determine the scale of the attack from the information released to the public, so basically ये हुआ था DDoS. So basically इसका मतलब ही हो जाता है कि जो DDoS अटैक होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। सो बेसिकली ये वन मैन आर्मी कहलाए जाते हैं। तो बेसिकली ये रिजल्ट भी हो जाते हैं, इतना बड़ा नहीं होता। अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, अगर वो बैठते तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। सो अगला जो इसका आगे एक्सप्लेन करते इसे हम। सो इसका जो अगला टॉपिक है वो है इसका जो अगला टॉपिक है वो है सेशन हाईजैकिंग। सो बेसिकली सेशन हाईजैकिंग क्या होती है और ये हैकिंग वेब सर्वर वेब एप्लीकेशन ये किसे कहते हैं। तो बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो सेशन हाईजैकिंग होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। जो वो कि कोई अटैकर जो है वो इंजेक्ट करते हैं किसी स्क्रिप्ट के ज़रिए और फिर वो विक्टिम के थ्रू जाते है ऑथेंटिकेशन करता है किसी सर्वर में। फिर जो सर्वर होता है वो रिटर्न होता है पेज पे कोड, तो वो इंजेक्ट करता है फिर से स्क्रिप्ट पे। तो फिर उसके बाद जो विक्टिम होता है वो ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट होता है और फिर सेंड करता है सेशन कुकीज़। जो आपने कोई वेबसाइट आप जब खोलते आप कोई रैंडम वेबसाइट खोलते तो उधर अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कुकीज़ एक्सेप्ट करते उधर जो फॉर एग्जांपल आता है तो जो अटैकर होता है वो कुकीज़ के ज़रिए जो कुकी होती है तो उनके ज़रिए वो विक्टिम करता है एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो इसकी सिंपल स्क्रिप्ट होती है, इतना आसान नहीं होता। सो सिंपल ना आसान होता है ना मुश्किल होता है, तो ये बहुत आसानी से ये विक्टिम कर जाती है। टॉपिक जो इसमें आ जाता है वो है हैकिंग वेब सर्वर वेब एप्लीकेशन, और ये इसके साथ आ जाता है SQL इंजेक्शन फ्रॉम मैनुअली। सो ये जो वेब सर्वर है ये क्या होता है, व्हाट इज़ वेब सर्वर? वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट स्टोर फाइल यूजुअली pages and make in them accessible via internet. Attacker usually target the exploit in the software. Let's see how. So web server vulnerability default settings such as default user ID and password, misconfiguration of operating system and networks. सो बेसिकली जो वेब सर्वर होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो फाइल में स्टोर होता है। यूजुअली ये जो वेबसाइट के पेजेस हैं ना बैक एंड में और फ्रंट एंड में ये एक एक्सेबल जो एक्सेस करता है इंटरनेट के ज़रिए उसको जनरेट करता है। इस तरह का एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सो ये जो अटैकर्स होते हैं वो यूजुअली टारगेट करता है एक्सप्लॉइट्स को। जो अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना ये लोग जो जैसे मैंने जिक्र किया मेलवेयर का, इस तरह की जो अटैक्स मैंने जिक्र किया इस तरह के ये लोग सॉफ्टवेयर वेबसाइट में डाल लेते हैं फॉर एग्जांपल। और फिर उसके फॉर एग्जांपल जो बग्स बाउंटी है पेनिट्रेशन टेस्टर है तो वो फिर इनको बाद में फिर फिक्स करते जो एथिकल हैकर्स होते हैं। तो उसके बाद जो वेब सर्वर वल्नरेबिलिटीज आ जाते हैं तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आता है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो सच कुछ जो
होते वो यूज़र आईडी और पासवर्ड को जो डिफ़ॉल्ट कर लेते जो वेबसाइट में मौजूद होते हैं। उसके बाद जो होती है मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, सो वो उसको डैमेज कर लेते हैं ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो बग्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब सर्वर, सो जो बग्स होते हैं ना वायरस, वो भी इसमें अच्छा मतलब एक यूनिक किस्म का फाइंड हो जाता है। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ सिक्योरिटी। सो लैक ऑफ सिक्योरिटी जो है एक पॉलिसी है और ये एक प्रोसीजर है इसको फिक्स करने का। सो जो टाइप्स ऑफ अटैक्स अगेंस्ट वेब सर्वर, सो जो अटैक्स होते हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं, इसमें आ जाते हैं डी टी ए जो है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक। सो ये डायरेक्टरी जो अटैक होता है ये एक साइबर अटैक है। ये जो बेसिकली जो वेबसाइट पे यूज़ होते बेसिकली जो मैं अटैक यूज़ करता हूँ, मैं इनमें से चंद अटैक यूज़ करता था, अभी भी मैं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली मैं बग बाउंटी हंटिंग में मतलब मुख्तलिफ मैं अटैक यूज़ करता हूँ ना। वो कोई प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है उसकी वनएबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो इस टाइप की। तो उसके बाद जो मैंने जिक्र किया था DDoS, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी इसमें शामिल है जो बहुत यूनिक अटैक। उसके बाद है डोमेन नेम सिस्टम हाईजैकिंग, जो ये एक डोमेन नेम को एक्सेस करता है हाईजैक करके। उसके बाद है स्नाइपिंग फिशिंग, स्नाइपिंग का भी मैंने आपको जिक्र किया और फिशिंग का भी जिक्र किया कि ये किस तरह होता है, और फार्मिंग भी आ जाता है और डिफेस्टमेंट भी आ जाता है। तो ये टाइप्स है जो वेब सर्वर पे अटैक्स यूज़ होते हैं। ये कुछ लोग प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। बेसिकली ये जो अटैक्स हैं ना, इनमें से कुछ अनऑथराइज है और कुछ ऑथराइज है। सो इंशाल्लाह ये कोर्स में मैं आपको समझाऊंगी किस तरह हम कर सकते हो, कैसे हम वनएबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो वेब सर्वर में। सो वेब सर्वर कि ये टूल्स है, जो अटैक्स टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करेंगे वो है एक मेटास्प्लॉइट जैसे मैंने जिक्र किया। उसके बाद है एमपैक, ज़्यूस, नेस्प्लॉइट। और जो टाइप्स ऑफ वेब सर्वर होते हैं उसमें कुछ एपेच आ जाते हैं, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन आ जाता है, और सो उसके बाद एपेच टॉप कैट आ जाता है। तो ये जो टूल्स है और ये टाइप्स ऑफ वेब सर्वर। सो जो मैंने मेटास्प्लॉइट का जिक्र किया था, सो बेसिकली ये था, ये प्रोजेक्ट जो था जो मैंने बनाया था, जो मैं जिस पर काम कर रहा था, बेसिकली वो ये था। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अब जिक्र करते हैं SQL इंजेक्शन थ्रू मैनुअली। बेसिकली SQL क्या होता है, ये हम कैसे यूज़ करते हैं। सो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। सो SQL injection is a code injection technique that might destroy your database. SQL injection is one of the most common web hacking techniques. SQL injection is the placement of malicious code in SQL statement web page input. तो SQL जो होता है ना, वो किसी टेक्निक्स को इंजेक्ट करते हैं और जो डेटाबेस है ना उसको डिस्ट्रॉयड मतलब उसको तबाह कर लेता है। उसके बाद जो SQL जो बहुत ही कॉमन है वेब हैकिंग में, वेबसाइट हैकिंग में, जो वेब सर्वर में होता है। तो इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह का। सम कॉमन SQL इंजेक्शन एग्जांपल इंक्लूड retrieving hiding data where you can modify an SQL query to return additional result, subverting application logic where you can change a query to interface with application logic, union attacks where you can retrieve data from different database table. सो कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। उसमें से हाइडिंग डेटा आ जाता है जो हाइड करता है डेटा को। उसके बाद रिट्राइविंग आ जाता है और इसमें यूनियन अटैक्स आ जाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप का है SQL इंजेक्शन का है। देखिए आप देख सकते हैं जो हैकर पहले जो आइडेंटिफाइज करता है वनएबिलिटीज़ को SQL के ज़रिए ड्राइविंग वेबसाइट एंड इंजेक्ट मेलिशियस SQL क्यूरी व्यू इनपुट डेटा। तो ये इस टाइप का होता है। तो उसके बाद जो दूसरा इसका तरीक़ाकार वो है malicious SQL queries validate and common एग्जीक्यूटिव बाय डेटाबेस। तो जो कमांड है malicious की वो एग्जीक्यूट करती है और एक्सेस करते हैं एग्जीक्यूट के ज़रिए डेटाबेस का। सो ये जो malicious है ये एक्सेस करती है डेटाबेस के ज़रिए। तो इसके बाद जो हैकर्स है, हैकर इज ग्रांट एक्सेस टू व्यू एंड अल्टर रिकॉर्ड्स आर पोटेंशियली एक्ट एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो बेसिकली जो SQL इंजेक्शन होती है ना वो थ्रो करती है मेलिशियस अटैक की। जो वेबसाइट इनपुट फील्ड्स होती है ना उसमें ज़रिए एक्सेस होती है। सो बेसिकली ये है SQL इंजेक्शन अटैक जो कि वेब सर्वर और जो वेब एप्लीकेशन है उस पर हम आपको बताएंगे हाउ यू कैन स्टार्ट इट। सो इंशाल्लाह बताएंगे आने वाले कोर्स में। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब आ जाता है IoT हैकिंग। IoT हैकिंग बेसिकली होती है, उसके बाद है इसमें जो टॉपिक्स है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी और स्टेरोग्राफी। तो ये बेसिकली होती है। आगे बढ़ते हैं।
So IoT hacking जो है Internet of Things, IoT is a concept that is slowly gaining momentum in popularity. The idea is about the connectivity your household appliance and other electronic object to internet. So basically बेसिकली जो आईओटी होती है ना वो कॉन्सेप्ट करती है स्लोली गेनिंग करती है मोमेंटम को, और फिर उसके बाद जो आइडिया करती है ना आईओटी, ये जो हाउस होल्डर होते हैं जिनके पास जो जिन जगहों में इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं तो उनको ये एक्सेस करते हो, पोटेंशनली इनको इंक्रीब्यूट करती है. सो जो पोटेंशनली यूजेस होते हैं वो है फॉर आईओटी टेक्नोलॉजी आर एंडलेस. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वॉशिंग मशीन develop some problem, it could send a report to manufacturer. Likewise, the IoT info technology may enable to you to remotely switch on your heating to prepare for your arrival on a cold winter day, or a local municipality may employ the IoT technology to have a smart automate road traffic control network. So basically जो IoT में जो पोटेंशियल यूज़ होते हैं वो फॉर एग्जांपल जो वॉशिंग मशीन होता है जब वो डेवलप करते हैं तो उसमें सम प्रॉब्लम्स इशू आ जाते हैं, सो वो रिपोर्ट सेंड करता है मैन्युफैक्चरर्स को. सो लाइक वाइज जो IoT टेक्नोलॉजी होती है वो एनेबल करते हैं रिमोटली. सो वो प्रिपेयर करता है, मतलब जो मशीन होती है उसको प्रिपेयर करता है हीट अप करने के लिए. तो उसके बाद वो उसके जो कोल्ड विंटर डे है वो फिर स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है जो एम्प्लॉय करता है IoT टेक्नोलॉजी में टू हैव अ स्मार्ट ऑटोमेटेड रोड ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क. सो इस टाइप की ये IoT होते हैं. So although there are many potential benefits of IoT being connect to internet, the technology open itself being hacked. In the article, we will not argue about strength or weakness of anti-hacking security of Internet of Things. We will save this for another time. In that, we will provide three real life. So basically इस टाइप का होता है. सो बेसिकली ये मतलब कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं. सो ये इस टाइप का कुछ होता है. सो बेसिकली ये सामने ये फैक्ट्री है, ये डायग्राम है इसके, तो ये फैक्ट्री है. सो जो एडवर्सरी होता है जो बेसिकली जो हैकर होता है वो आता है, वो ये दो चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं. सो जो वो पहले पकड़ता है उसके जहन में ये होता है ना कि ये किसी तरीके से इन चीज़ों को ऑफ कर रहे हो जो फैक्ट्री के अंदर होता है. तो वो बेसिकली टारगेट सेट पहले वो जो पावर प्लांट होता है ना उसको टारगेट करने की कोशिश करता है. तो उसके बाद वो कंप्रोमाइज़ करता है IoT डिवाइस को. तो बेसिकली ये अटैक एक दफ़ा हो चुका भी मैं ये अटैक हो चुका है इसराइल पे. इसराइल की जो एक न्यूक्लियर प्लांट है उधर. सो बेसिकली जो मैंने आपको IoT जो हैकिंग होती है देखे, बेसिकली इसराइल और ईरान के दरमियान बहुत कशीदगी है, बहुत मतलब सालों से. और सो जो इसराइल और जो हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान, तो साइबर अटैक्स इन दोनों के दरमियान हुए थे. जैसे ये देख सकते हैं आप, जो इसराइल अपीयर्स टू कन्फर्म इट कैरिड आउट साइबर अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर. सो बेसिकली ये फैक्ट्रीज होती है जो जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट पड़े होते हैं. तो ये बेसिकली अटैक उधर से स्टार्ट हुआ था. पहले इसराइल ने किया था, उसके बाद ईरान ने अटैक किया था. इसके बाद तो ये दोनों के दरमियान अटैक हुआ था. और जो अटैक हुआ था ना वो कौन सी जगह पे हुआ था, जो इसराइल की तरफ. वो बेसिकली जो हुआ था वो एक पैलिंदा था, पैलिंदा. सो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि जो इसराइल है उस पर जो एनोनिमस वर्ल्ड वाइड हैकिंग ग्रुप है वो पता होगा, लेकिन वो ईरान से हुआ था अटैक. सो ये जो है ये है पैलिंदा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, ये उधर इसराइल में उधर ये अटैक हुआ था. सो इसके बाद जो आ जाता है हमारा अगला टॉपिक. सो जैसे मैंने कहा ये इस टाइप का होता है IoT हैकिंग. सो ये अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते. तो अगला टॉपिक जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग. सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है. क्लाउड कंप्यूटिंग एक सुपर कंप्यूटर की तरह यूज़ होती है. तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो एक मैन्युफैक्चर और एक स्ट्रेटजी है जो कि आपके स्टोरेज सर्वर, जो प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, डेटाबेस, एप्लीकेशन स्टोरेज को सिक्योर करती है. जो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक अटैक भी होता है. सो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना ये इन सब चीज़ों को सिक्योर करती है. तो बेसिकली इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, जो जिसमें टाइप्स आ जाते हैं प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग इस टाइप की हो जाती है. तो इसका जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी. सो क्रिप्टोग्राफी क्या है. सो क्रिप्टोग्राफी की तरफ हम चलते हैं. का क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, राइटिंग, कम्युनिकेशन. इट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड
cryptos mean the hiding and graphia means writing. So cryptography basically आपने ये देखा होगा जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, जो व्हाट्सएप पे जब आप कॉल करते तो उसके ऊपर वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन इस टाइप का लिखा होता है. सो बेसिकली ये काम क्या करता है? सो बेसिकली ये काम करता है कि ये आप जो आपके पास दो टाइप्स के, फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज आता है, आपको कोई मैसेज करता है किसी और ज़ुबान में, स्पेनिश में आपको मैसेज आता है, स्पेनिश में आपको मैसेज करता है तो आपको ट्रांसलेट जो होता है वो इंग्लिश में होगा. तो इस टाइप के समझने के, तो जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, जो उनके पास जब कोई मैसेज आता है, जब जो अटैकर्स होते हैं किसी मुल्क से, वो करते हो एथिकल हैकर के पास वो मैसेज आता है, तो उसके पास दो चीज़ होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक सिक्योरिटी होती है. सो प्राइवेट के थ्रू वो कर लेता है इसको ट्रांसलेट. तो बेसिकली इसका जो इसकी डीप एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, तो cryptography is a method of storing, transmitting a data in the form of that only those it is intended for can read and process. It is a science of protecting information by encoding it into an unreliable format. Cryptography is an effective way of protecting sensitive information as it stored on media or transmits through network communication paths. So इसको और भी डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सो की टर्म्स जो होते हैं, जो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में ये चीज़ें आ जाती है, प्लेन टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट, encryption, decryption, algorithm, key. There are various cryptography algorithm present. Generally, we categorize them as follows: semiotic cryptography. So ये कीज होते हैं, जो प्लेन टेक्स्ट होते हैं वो आपके मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, और जो साइपर टेक्स्ट होते हैं वो आपके जो वो होता है ना, मैसेज को इनक्रिप्ट करता है. सो जो इनक्रिप्ट और करता है ना, ये साइपर जो टेक्स्ट करता है. साइपर वाला टेक्स्ट बेसिकली एक थ्रेट होता है, जो हैकर मतलब किसी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दूसरे ममालिक में बैठे, वो लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, उनके बाद इसको इनक्रिप्ट करके एक्सेस करते हैं. सो इनक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइपर टेक्स्ट. सो जो इनकी इनक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो प्लान करता है साइपर टेक्स्ट को मूव करने के लिए. तो उसके बाद जो डिक्रिप्शन जो टेक्स्ट होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं साइपर टेक्स्ट में. तो ये इस तरह प्लेन टेक्स्ट हो गया. सो एल्गोरिथम क्या करता है, ये यूज़ करते हैं इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट को प्लेन टेक्स्ट के ज़रिए. सो जो बेसिकली इसको एल्गोरिथम जो अच्छा पार्ट इसका है ना क्रिप्टोग्राफी का, अगर आप किसी को ज़्यादा सिक्योर तरीके से आप बात कर सके, बेस्ट तरीके इसका एल्गोरिथम है. सो आगे इंशाल्लाह इसको और डीप स्टडी पे पढ़ेंगे. सो जो की होती है, द डेटा यूज फॉर इनक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग, जो की यूज़ होती है वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट दोनों पे यूज़ होती है. सो ये जो वेरियस क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम होती है जो प्रेजेंट करती है जर्नली, सो ये जो फॉलो करती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में फॉलो करते हैं. हियर आर वन सिंगल की इज़ यूज फॉर इनक्रिप्शन, same keys used for decryption. DES and AES are example by symmetric key cryptography. So ये इस टाइप की हो गई. सो इसको और डीप में जा दे कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए. सो बेसिकली जो क्रिप्टोग्राफी का मैंने कह दिया, ये एक टेक्निक होती है जो सिक्योरिंग करती है आपकी इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को. सो ये कोड के ज़रिए यूज़ होती है, और ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ओनली दोस्त विद इन्फॉर्मेशन इंटेंट एंड कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस. जो हैकर्स होते हैं वो इसको इंटेंट भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं प्रोसेस किस तरह होता है. तो जो ये करते हैं, ये अनऑथराइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन उनको सिक्योर करता है. सो जो है इसमें मैंने जैसे कहा, इसमें जो टाइप्स आ जाते हैं क्रिप्टोग्राफी के, सिमेट्रिक की और हैश फंक्शन, ये इस टाइप की आ जाते हैं. सो जैसे मैंने कहा, सिमेट्रिक की जो होता है वो इंक्रिप्शन करता है सिस्टम वेयर द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज यूज अ सिंगल कॉमन की इंक्रिप्शन. सो इनक्रिप्ट करते हैं डिक्रिप्ट मैसेज. सो इस टाइप की ये हो गया. सो इसके बाद होता है asymptotic key cryptography. A pair of key is used to encrypt and decrypt information. A public key is used for encryption and private key is used for decryption. Allow only a receiver can decode. तो ये सिर्फ रिसीवर होता है जो डिकोड करता है प्राइवेट और पब्लिक मैसेज को. जो हैश की हो गया वो होता है देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द की इन दिस एल्गोरिथम. अ हैश वैल्यू विद अ फिक्स लेंथ इज कैलकुलेटेड एज पर द प्लेन टेक्स्ट व्हिच makes it possible for the content of plain text to be recovered. So जो हैश की होता है वो इस टाइप का हो जाता है. सो ये था क्रिप्टोग्राफी और स्टेरोग्राफी. सो अगले टॉपिक की तरफ मूव होते हैं, जो कि आ जाता है कब हम सब लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो मेन टॉपिक आ जाता है सब लेक्चर को ख़त्म करने के बाद, वो है कब आप कैसे हाउ यू कैन मेक मनी थ्रू फाइंडिंग बग्स. आप बग्स के थ्रू लीगली आप कैसे, तो इसको करते हैं.
आप कैसे एज एन बग बाउंटी हंटर एथिकल हैकिंग में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो मूव आउट है। सो इसका बेसिकली आ जाता है जैसे बग बाउंटी हंटिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहले आ जाता है का व्हाट इज़ बग बाउंटी, मतलब बेसिकली जो बग बाउंटी होती है वो क्या होती है। जो बग बाउंटी होती है वो डिटेक्ट करता है मोस्ट वल्नरेबिलिटी इन बग बाउंटी प्रोग्राम स्कोप। बग बाउंटी हंटर नीड टू गेट तो बेसिकली उनको कंपनी को कहता है ये बग्स इसमें वनएबिलिटीज़ निकले, या आप ये खुद फिक्स कर लें या मैं करके दे देता हूँ। तो ये फिर जो क्लाइंट होता है ना उसकी पेमेंट कर लेता है सिर्फ वनएबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए। जो मुख्तलिफ फ्रीलांसर साइट्स पे, और अभी मैं आपको साइट्स कहने लगा कि कौन कौन सी साइट में हम ये कर सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट मूव ऑन होते। सो किस तरह आप काम कर सकते जो एथिकल हैकर। तो बेसिकली जो एथिकल हैकर जो होता है ना वो हर कंपनी में हायर किया जाता है एज इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सच एज हैकर। जो बग बाउंटी हंटर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी होते हैं, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड पार्ट जो रोल करते हैं जो आईटी सिस्टम सिक्योरिटी में। जो टेक्नोलॉजी जितनी भी है ना, अगर जितने भी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर से अगर साइबर सिक्योरिटी है तो ये कंप्यूटर की फील्ड है। अदरवाइज ये भी फिनिश हो जाती अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होती। सो जो कंपनीज होती है आईटी सिस्टम सिक्योरिटी, इफ़ यू वांट टू बिकम अ बैड हैकर तो यू नीड टू बी नॉलेजेबल इन सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, जो इंशाल्लाह हम आपको आइंदा कोर्स में बताएंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे मैंने शुरुआत के लेक्चर में कहा। सो जो बग बाउंटी हंटर होता है उसकी आप वो मतलब दिन में कैसे कितना कमा लेता है। सो हाउ मच डू बग बाउंटी हंटर मेक, बट वाइल देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल, पे आउट टेंड टू रिमेन low and chance are your average bug bounty hunter is getting paid around $250 for discovering a vulnerability। तो वो सिर्फ डिस्कवर करने से के $250 चार्ज करता है जो एथिकल हैकर होता है, जो बग बाउंटी हंटर होता है। सॉरी बेसिकली इसमें एक फील्ड आ जाती है। सो ये मतलब आप खुद सोचे दिन में अगर ये $250 अर्न करता है तो ये मतलब और कितना अर्न कर रहा है। मैं खुद बेसिकली बग बाउंटी हंटर हूँ तो मुझे पता है कि कितनी इनकम जनरेट होती है। सो ये बेसिकली जो है ना, आप एज इन बग बाउंटी हंटर भी मैं इसको मुख्तलिफ साइट्स पे कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ और इसको डीप पे लेकर जा रहा हूँ। सो बेसिकली पाकिस्तान में मुख्तलिफ हैकर्स आ जाते हैं, मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट इस वक्त मौजूद है। सो पाकिस्तान के जो दो नामवर हैकर्स हैं ना, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सो ये जो है ना, ये इसका नाम है राफ़े बलोच। ये बेसिकली एथिकल हैकर है और पाकिस्तान का। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसने गूगल क्रोम से मोज़िला जो नया क्रोम उस टाइम आया था, ये मैं आपको 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इन्होंने वर्नेबिलिटीज़ फाइंड की थी, बग्स फाइंड किए थे। तो इनको बहुत लाखों, मतलब तकरीबन इनको पेपाल से ना, पेपाल और इनको उनसे $10,000 रिवॉर्ड मिले थे। आप देख सकते हैं नीचे। सो ये उस टाइम 25 साल का था। बेसिकली ये बेरिया यूनिवर्सिटी में था, आप जो इस्लामाबाद में। तो उधर से इसने पेपाल में और गूगल में बग डिटेक्ट किए थे, तो इसको उसके थ्रू मिले थे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इसको जॉब भी ऑफ़र की थी पेपाल ने। तो ये एक पाकिस्तान का नामवर नाम है राफ़े बलोच, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। इसके अलावा शामिर आमिर आ जाता है, वो भी मैं बग बाउंटी हंटर है। उन्होंने भी यही कंपनी में पेपाल में इन्होंने बग्स फाइंड किए थे। तो पेपाल का तो आप लोगों को पता होगा, इस टाइप का पेपाल था जो मनी ट्रांजैक्शन है पाकिस्तान में, तो ये बैन है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जो नामवर शख्सियत है, ये इनके नाम है। सो ये बेसिकली ये दोनों बग बाउंटी हंटर है। इन लोगों ने अपना कैरियर साइबर सिक्योरिटी के स्टार्ट से इन लोगों ने बिगिनिंग बग बाउंटी हंटिंग से की थी। तो ये दो बग बाउंटी हंटर्स है। सो अब मैं लेकर जाता हूँ तो बेसिकली हाउ मच डोज अ बग बाउंटी में को कमाते कितना, मतलब कमा कितना सकता है। सो जो एवरेज पे होती है ना, एवरेज पे जो उनकी $46,000, जो कि यूनाइटेड स्टेट में इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। ये आप तकरीबन अब बहुत ज़्यादा रकम है। ये बेसिकली आप जो कुछ ममालिक है ना, ये उनके बग बाउंटी हंटर्स की पेमेंट है। तो ये डिकेट की है कि ये सिर्फ सिंपल सैलरी कैलकुलेट की गई है इनकी। सो अप्रॉक्सीमेटली जो एक घंटे में ना $22 बग बाउंटी हंटर जो है वो कमा लेते। सो जो हफ्ते में जैसे मैंने कहा था, आप
$800 तक आप हफ्ते में भी अर्न कर सकते हैं अगर आप चाहें और आप कोशिश करें। देखिए कोशिश करना चाहिए, अगर आपको ऑर्डर्स मिलते जैसे आप मुख्तलिफ साइट्स पे कोशिश करने से ही सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इसलिए इस इंडस्ट्री का अभी तक किसी को नहीं पता, इस फील्ड का अभी तक किसी को नहीं पता, और आप बहुत खुशकिस्मत है कि इस फील्ड में अभी से आ रहे हैं। सो ये आप अप्रॉक्सीमेटली जो मंथली आप टर्नओवर कर सकते हैं ना $3000 तक सिंपली अर्न कर सकते हैं। सो ये एवरेज थे इनकी। सो जो एप्पल जो मुख्तलिफ कंपनीज प्रोग्राम भी लॉन्च करती है, जैसे मैंने जिक्र किया था अगले टॉपिक की तरफ, जो बग बाउंड्री जो हंटर्स होते हैं उनका प्रोग्राम होता है ग्लोबली के थ्रू। सो जो ग्लोबली प्रोग्राम होता है, जो एप्पल कंपनी तकरीबन एप्पल कंपनी ने एक इंजीनियर भोविक जैन एक इंजीनियर उसको बग बाउंड्री हंटिंग के एक 100 ये पता नहीं कितने बनते हैं, ये तकरीबन बिलियन $1,00,000 से ज़्यादा तक बनते हैं। ये $1,00,000 तक इन्होंने अर्न किए थे बाय द बग बाउंड्री हंटर। तो ये फुल टाइम मतलब पास्ट 3 ईयर्स इनको हो गए बीइंग एम्प्लॉय इन एज अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। सो ये इस टाइप के मतलब इसमें बग बाउंड्री हंटर में आप अपने कैरियर बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब बात आती है आप कौन से साइट्स की तरफ जा सकते हैं। सो इसमें आप मुख्तलिफ साइट जैसे मैंने कहा ये आप मुख्तलिफ साइट्स पे स्टार्ट कर सकते हैं जो बेसिकली एथिकल हैकर्स, आप एज एन एथिकल हैकर आप अपनी सर्विसेज एज एन फ्रीलांसर आप कैसे सेल कर सकते हैं। अगर आप बग बाउंड्री हंटिंग में जाते, पेनिट्रेशन टेस्टर में जाते हैं, आप कौन सी फील्ड में जाते हैं। सो आप ये साइट से पहली जो साइट आ जाती है वो है बग क्राउड की साइट आ जाती है, और उसके अलावा जो दूसरी साइट है वो है हैकर वन की, इसकी भी एक साइट आ जाती है। उसके बाद जो आता है इंटीग्रिटी, ये भी एक साइट है, फ्रीलांस स्नैकिक है, येसवी है कि ओपन बग बाउंड्री है, ज़ीरो कॉप्टर है, बूट सूट है, हैक ट्रॉफी है, एक हैकट्रेट है। और जो नीचे जो साइट आ जाती है ना फेसबुक और टॉप कोडर सिस्को ड्रॉप बॉक्स, तो ये जो है ना ये ग्लोबली प्रोग्राम अनाउंस करते हैं ये वाले। इसके अलावा इसमें मैंने ऐड नहीं की, लेकिन जो गूगल होते हैं ना, गूगल, मोज़िला और माइक्रोसॉफ्ट, ये भी प्रोग्राम लॉन्च करते ग्लोबली। सो फेसबुक का मैं जिक्र करता हूँ। रशिया फेसबुक ने पहले अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। सो फेसबुक ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था कि जो इसमें से बग्स फाइंड करेगा ना फेसबुक में से, हम उनको $1 बिलियन देंगे। सो रशिया पहला मुल्क है, रशिया के हैकर्स पहले मुल्क है जो इन्होंने बिलियन से ज़्यादा $1 ट्रिलियन कमाए थे बग बाउंड्री हंटिंग से, जो कि बेसिकली ये क्या कहते हैं इसे, ये फेसबुक ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये मैं आपको जब फेसबुक जब ग्रो हुआ था तब की ये बात है। सो ये प्रोग्राम्स थे जो ग्लोबली लॉन्च होते हैं। सो अब मैं मूव ऑन होता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। सो अगला टॉपिक इसमें आ जाता है आप कैसे आप एज एन एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट इदारे हैं ना, इंस्टीट्यूशन है जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मतलब इसमें कुछ पोस्ट आती है, कुछ इसमें पोस्ट आती रहती है, लेकिन वो जो होती है ना वो पोस्ट उसकी क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स होती है, मास्टर्स होती है, लेकिन कुछ इसमें पोस्ट आती है जिनके लिए FSC चाहिए होता है, सर्टिफिकेशन चाहिए होती है और उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है थोड़ा। सो इसमें अगर आप अभी से इंटर होते तो आप अगले साल अगर आपका इंटरेस्ट है पाकिस्तान की किसी फोर्स को ज्वाइन करने का, एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो जो इदारे हैं वो मतलब कर, आप एज ए साइबर स्काउट जा सकते हैं किसी इदारे में। सो आप FIA में जा सकते हैं, FIA हर साल साइबर स्काउट अनाउंस करता है। और ये जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये हर साल लॉन्च करती है। और इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली CSP इनके रिकनाइज है, ये दोनों मिल के साइबर स्काउट की पोस्टेस पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं। तो आप और इदारे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये नहीं कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था कोर्स। और इसके अलावा जो इसका जो बेनिफिट है, आप कैसे मतलब आपको कोर्स सर्टिफिकेट करने के बाद इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा दैट लर्निंग का। ये सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा होता है, देखिए आप जब फॉर एग्जांपल आप एज इन फ्रीलांसिंग साइट्स पे आप जाते हैं तो आप क्या कहते हैं उससे, आप फ्रीलांसर जब आप साइट्स पे जाते हैं ना, तो आप बेसिकली आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट का। कोई क्लाइंट आ जाए देख सके कि आप सर्टिफाइड है, तो आप सर्टिफाइड है, आपको वो आपको ऑर्डर दे देता है कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट करके दे। तो बेसिकली इस सर्टिफिकेशन का ये फ़ायदा होता है।
सो ये था कोर्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटिव हो इसके रिगार्डिंग हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में। और जो नंबर है, ये जो शुरुआत में जो नंबर था जेड लर्निंग का, तो आप उन्हें राफ्ट कर सकते हैं कोर्स की मज़ीद डिटेल जानने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।